नमस्कार, मैं संजय शुक्ला के साथ आप देख रहे हैं अपना न्यूज़ चैनल लेटेस्ट क्राइम। वर्तमान समय में प्रदेश की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था और जघन्य अपराधों की रणस्थली बनी हुई है उत्तर प्रदेश। सड़क से शमशान तक शर्मिंदा और इंसानियत की रूह को कपा देने वाली ताबड़तोड़ घटनाएं, जिनमें हाथरस की गैंग रेप की घटना मुखरता से प्रमुखता से आज देश ही नहीं विदेशों में भी इसकी चर्चाएं हो रही हैं। इस घटना से प्रदेश सरकार की जो किरकिरी हुई है और जो प्रदेश सरकार की ढुलमुल नीति रही है, इसके प्रति प्रदेश की जनता में असंतोष की भावना प्रकट हो रही है। बात करते हैं कि एक ऐसी शर्मनाक घटना जिससे इंसानियत की रूह कांप जाए, और उस घटना को लेकर के शासन प्रशासन जो पीड़ित को मदद करने के लिए बनाया जाता है, पीड़ित या जिसके ऊपर घटना कारित होती है, उसके प्रति उनके उत्तरदायित्व होते हैं। अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करते हुए हाथरस की गैंग रेप की घटना में जो इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं, जिनकी वजह से आज प्रदेश की जनता सरकार से और शासन प्रशासन से जवाब मांग रही है। अंतिम संस्कार के नाम पर क्रूरता, अंतिम संस्कार के नाम पर क्रूरता और इंसानियत को शर्मसार करने वाली पुलिस और व्यवस्था से हार मानकर निर्भया ने अंतिम सांस ली। इस घटना में सोचनीय विषय यह है कि जिन जिम्मेदार अधिकारियों को पीड़ित परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त करनी चाहिए थी, उसी प्रशासन ने इस पीड़ित परिवार के प्रति एक ऐसा व्यवहार किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। हम आगे बात बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। हमारे साथ इस डिबेट में आमंत्रित हैं भोला सिंह पटेल जी, अध्यक्ष बीडीएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। सबीर खान साहब, नहीं आए नहीं सभी हैं। मुन्ना सिंह यादव जी, महासचिव पिछड़ा वर्ग। महफूज आलम जी, वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। डॉक्टर जावेद अहमद जी, पूर्व महासचिव उत्तर प्रदेश विधि प्रकोष्ठ। और अजीत यादव जी, और इनके साथ में जमील खान जी जुड़ रहे हैं, जो बॉलीवुड एक्टर भी हैं और फिल्म मेकर भी हैं। सबसे पहले हम लोग बात करने से पहले एक चीज़ ये जानना चाहते हैं कि जो इस तरह की घटनाएं समाज में होती हैं, ओके। अजीत यादव जी से सवाल है कि इस घटना में मृतका के साथ जिस तरह से वहाँ के जिले के जिम्मेदार अधिकारियों के प्रति क्रूरता और इंसानियत को झकझोर देने वाला कृत्य किया गया है, दाह संस्कार के नाम पर उस बेटी को पेट्रोल डाल करके जला दिया गया, घर वालों को बंधक बना दिया गया। क्या इस तरह की चीज़ें विकृत हैं? क्या इस तरह की चीज़ें समाज को संदेश देंगी? इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये संपूर्ण घटनाक्रम हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार तीनों पर काला धब्बा है, और इसमें इसका जल्दबाजी में पटाक्षेप करने के लिए सरकार के तंत्र द्वारा जो भी कार्य किया गया, इसे कहीं से भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार में अंतिम संस्कार बड़ी निष्ठा के साथ, और फिर वो परिवार उससे नहीं मिल पाता, उसकी अंतिम विदाई जो हमारी संस्कृति और संस्कार के अनुरूप होता है, उसका खुलेआम उल्लंघन हुआ है। तो इसको मैं इसकी निंदा करता हूँ। इस तरह से उन्हें नहीं करना चाहिए था, और ये सरकार की जो कार्यवाही है, इसमें उसकी कट्टरवाद और यूँ कहिए कि सत्ता का मद
उसमें उस अधिकारियों ने उसके अनुरूप आकर के ये कार्यवाही की है। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये बहुत ही निंदनीय कार्य था। अभी आपने जैसे कहा कि इसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, तो मेरा ये व्यक्तिगत तौर पे मानना है कि जब बेटी जिंदा नहीं है तो हम निंदा किस बात की करेंगे। देखिए, हम निंदा बेटी के साथ हुई घटना का कर रहे हैं। हम ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं। निंदा इस बात की होती है, बेटी के साथ जो घटना घटी है, बेटी भले पार्थिव रूप से मेरे बीच में नहीं है, लेकिन बेटी का वो जज्बा, बेटी का वो चरित्र, बेटी का वो संस्कार, जिसने अपनी इज्जत, अपनी आबरू को महफूज रखने के लिए अपनी जान तक गंवा दी, वो कभी भी मेरे बीच से मर नहीं सकती। मैं उसको सलाम करता हूँ, उसके जज्बे को, और उसके साथ हुई उस कायरतापूर्ण घटना की निंदा करता हूँ। निश्चित तौर पर बहुत आपने बेहतर बात कही कि एक ऐसा परिवार जो बहुत ही संसाधनों से युक्त नहीं रहा, लेकिन इस लड़ाई में उस परिवार ने साहस नहीं छोड़ा। उनको हम सब की तरफ से सलाम है, उनको सैल्यूट है। और इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हुए महफूज भाई की तरफ रुख करते हैं। और महफूज भाई से एक ऐसा सवाल, चूँकि आप एक ऐसे सेक्टर से जुड़े हुए हैं जहाँ पर कानून और उसके विषय में जितना डीपली आपको संज्ञानित हो सकता है, आम व्यक्ति को नहीं हो सकता है। इस चैनल के माध्यम से लोगों को ये बताना चाहते हैं कि किन परिस्थितियों में किस तरह से कानून कार्य करता है। तो महफूज भाई, आपसे एक सवाल ये है कि 14 सितंबर की घटना जो हुई और मेडिकल जो रिपोर्ट आई वो 28 सितंबर को आई। अब इसमें एक डिफरेंस ये है कि क्या इतने वक्त में स्पर्म मिल सकता है? यदि स्पर्म नहीं मिलता है तो क्या रेप की घटना नहीं साबित होती है? इसमें जी इस तरह की जो भी घटना होती हैं, इसमें जितनी जल्दी हो सके मेडिकल कराए जाने का फायदा है। पहले मेडिकल सबसे पहले कराया जाता है, उसी मेडिकल पर बेस करके आगे इन्वेस्टिगेशन होता है। और स्पर्म का मिलना या ना मिलना इस बात का सबूत नहीं है कि रेप नहीं हुआ। ऐसे तमाम केसेस में स्पर्म नहीं मिले हैं, रेप हुआ माना गया। तो रेप से और स्पर्म ना मिलने से कोई वास्ता नहीं है। और रहा 14 दिन के बाद तो स्पर्म मिलने का सवाल ही नहीं। तो आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? शासन है जिम्मेदार, पुलिस है जिम्मेदार। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मेडिकल कराना चाहिए। FIR लिखने के तुरंत बाद मेडिकल पर ही उस पूरा विवेचना बेस करेगी। 14 दिन कानूनी तौर पे क्या प्राविधान है? जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो पुलिस को कितने वक्त में मेडिकल कराना? 24 घंटे के अंदर, जितनी जल्दी हो सके, एज सुन एज पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल चिट्ठी मजरूबी दरोगा बना करके देता है कि अपने किसी अधिकारी को जाकर उसकी मेडिकल कराता है, और मेडिकल पर ही आगे की प्रोसीडिंग चलती है। 14 दिन तक मेडिकल ना कराए जाने का मतलब ये कि विवेचना ही नहीं हुई। 14 दिन तक 14 दिन तक कोई विवेचना नहीं हुई कि विवेचना की इस तरह के अपराध में शुरुआत ही मेडिकल से होती है। वहां तो चूंकि अधिकारियों का ये आलम था कि उन्होंने मुकदमा 302 का दर्ज किया जी। गैंग रेप की घटना से वो बराबर अपने आप को अलग हटाते रहे जी। ये तो जब वहां की लोकल मीडिया ने इस खबर को प्रमुखता से उठाया और ये चीज जिले से निकल करके बाहर आई, तब उन अधिकारियों पे दबाव बना है कि वो इस तरह की चीजों को स्वीकृत दें। जी, रेप जैसी घटना में, जहाँ पर 307 की घटना में जहाँ इंजर्ड जिंदा हो, उसका बयान सबसे पहले लिया जाएगा। और उसका बयान लेने में बहुत कई दिन लगा दिए गए। जब उसका बयान लिया गया तब उस अपने बयान में उसने उसका बयान डाइंग डिक्लेरेशन आज की डेट में है, उसके बयान में आया कि उसके साथ रेप हुआ है। जब पीड़िता बता रही है रेप हुआ है तो 307 में मुकदमा लिखने का कोई सवाल ही नहीं। 307 में मुकदमा तो तीसरा आदमी लिखाता है, इंजर्ड बताता है। अगर इंजर्ड के बताने, इंजर्ड का बयान तुरंत लेना चाहिए। इंजर्ड का बयान लेने में भी देरी की गई। इसमें पूरी विवेचना जो है लगा, अभियुक्तों का साथ दिया गया, ऐसा प्रतीत होता है। 14 दिन तक मेडिकल ना कराना, कई दिन तक उसका स्टेटमेंट ना लेना,
साफ जाहिर है कि विवेचना में मुलजिमों का साथ दिया गया। यानी इस प्रोसीडिंग को देखते हुए ऐसा लगता है कि जो अभियुक्त गण थे उनको बचाने के लिए शासन प्रशासन ने पूरी तैयारी कर रखी थी, तभी इतने दिन तक के मेडिकल नहीं हुआ। जस्ट तुरंत जैसे सूचना मिली थी मेडिकल पहले होना चाहिए और उस मेडिकल अभ्यास करता अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए सभी अहमद साहब नहीं है सभी इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए जमील खान साहब से रूबरू होते हैं और जमील साहब से एक ऐसा सवाल जो समाज का हर व्यक्ति जानना चाहता है। सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में अभी तक महिलाओं के प्रति जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनके प्रति शासन प्रशासन और सरकार के साथ साथ और किन किन पर जिम्मेदारियों का आमद किया जा सकता है और इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए क्या किया जाए। संजय भाई, आप सभी पैनलों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये समाज जो हमारा जो आज आप जिस पे हम डिबेट कर रहे हैं, सबसे पहले ये दोषी है, क्योंकि दोष इसका इसलिए है, ये जब से इस दुनिया बनी है हर ताकतवर आदमी, हर ताकतवर इंसान एक कमजोर आदमी को दबाता आया हुआ है। और सबसे बड़ी विडंबना ये कि हमारे भारतवर्ष के अंदर इसको जातियों में तब्दील कर दिया गया कि ये फला जाती है, ये फला जाती है, ये फला, ये फला फला, यानी अपराधों का जातिगत तौर पे वर्गीकरण कर दिया गया। जी जी जी। जो अपर जातियां हैं वो अपने आप को इसका प्रमुख दावेदार समझती कि ये हमारा अधिकार है और हम जैसा चाहेंगे वैसे समाज को चलाएंगे। अब रही पार्टियों की बातें, जो पार्टियां जो बनी हुई हैं ये समाज का हिस्सा ही हैं, ये समाज का हिस्सा है। और दोषी कौन है? ये हम ही आप दोषी हैं। ये जितनी भी डिबेट हम कर लें, रोज डिबेट कर लें, आज बरसों से हम डिबेट करते चले आ रहे हैं इस पे, लेकिन इसका निष्कर्ष कुछ भी नहीं निकल रहा है। जब तक हम साहब इस बात पे चूंकि मीडिया एक ऐसा शस्त्र है समाज के लिए कि जब तक के म्यान में रहेगा तब तक के तो ठीक है, लेकिन जब इस शस्त्र को का इस्तेमाल अपराधियों के खिलाफ किया जाता है तो निश्चित तौर पर ऐसा नहीं है, कुछ ना कुछ प्रभाव जरूर पड़ता है। जी जी जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा ये बात। लेकिन समाज में ताकतवर लोगों के हाथ में ये मीडिया बिका हुआ है। न बिकी हुई मीडिया और न बिकी हुई मीडिया का सवाल नहीं है, ये सवाल ये है कि जो इस तरह की घटनाएं हो रही हैं इनकी पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए किस तरह के उपाय करने चाहिए। 2014 में एक पीजीआई के पास में घटना घटित हुई थी। एक लड़की का शव मिला था वहां पर एक स्कूल के अंदर, उसका छत विजत शव काट के उसके अंगों को काटा गया था। तब मैंने एक नाटक, एक मैंने लेख लिखा था, मुझे भी जीने का हक है। उन परिस्थितियों में मैंने एक व्हाट्सएप देखा, व्हाट्सएप पे मैंने उस नंगन तस्वीर को देखा तो मैंने फौरन कहा एक बच्चे से कहा उसको फौरन डिलीट करो। उसको व्हाट्सएप पे शो करने वाला कौन? प्रशासन के लोग, औरतें जो लेडीज पुलिस है उन्होंने किया और पकड़े भी गए थे लोग। बार बार हम आपको समझा रहे हैं कि समाज को हम आईना दिखाएंगे तब जब हम उसको फॉलो करेंगे। हम आपकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा पड़ती है। मैंने तब लिखा तो उस वक्त रामगोपाल यादव जी ने, जो सांसद महोदय हैं, उन्होंने कहा कि जमील साहब ये नाटक बहुत अच्छा आपने लिखा, और वाकई उस नाटक ने लोगों को बहुत सराहा। हाँ, अवेयरनेस आई, जागरूकता आई जी, कि समाज में बुराइयां कहां से पैदा हो रही हैं, हम उसको तो समझें। हम अपने बच्चों को संभालें, बच्चों को समझाएं। हम पहले अपने बच्चों को देखें। नहीं, ठीक कहा आपने कि अभिनेता होने के नाते आपने अपने सेक्टर के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का कार्य किया, कोशिश की मैंने। और मैं फिर से आपको बताऊं, उस नाटक के माध्यम से एक संदेश दिया कि हम किस तरह से बेहतर एक समाज की स्थापना कर सकते हैं। क्योंकि समाज में एम्बिशन है, उन बच्चियों का भी एम्बिशन है, भाई उनको भी जीने का हक है ना, उनकी भी कुछ अपनी वो है,
उनकी क्षमताएं, उनके उनके कुछ विशेष अधिकार हैं, उनको भी अपनी एक जिंदगी जीने का एक अधिकार जो आज छीना जाता है और हर वर्ग पीछे लगता है। आज भी आप देख रहे हैं पार्टियों में औरतों को, पार्टियों में लेडीजों को रखा गया है जी, और लेकिन उन पार्टियों को, उन लेडीजों को उतनी ही आजादी है जितनी पार्टी की गाइडलाइन है, उसके खिलाफ वो नहीं बोलती। नहीं, देखिए ऐसा है कि पार्टी के तौर पर सभी की एक गाइडलाइन निर्धारित होती है, लेकिन वो पार्टी का पक्ष रखते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए भोला सिंह पटेल साहब की तरफ चलते हैं और एक ऐसा सवाल, चूंकि आज हर घर के अंदर पिता अपनी बेटियों को लेकर के असुरक्षा का माहौल देख रहा है, इस तरह के माहौल में हम, जबकि सरकार ये नारा देती है कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो बेटी बचाओ और बेटी की सुरक्षा के लिए इस सरकार को क्या करना चाहिए जिससे कि इन घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो? इस सरकार को सख्ती से जो कानून संविधान द्वारा बनाए गए हैं लागू करना चाहिए, लेकिन ये सरकार ही 15% लोगों की सरकार है, सबल लोगों की सरकार है। 85% लोगों का इसमें हिस्सा नहीं है, वो बोल नहीं सकते। सांसद तो बन गए हैं लेकिन उनको बोलने का राइट नहीं है, एमएलए तो बन गए हैं लेकिन उनको बोलने का राइट नहीं है। उस राइट को खत्म करके जो बैकवर्ड हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो दलित हैं, जो अल्पसंख्यक लोग हैं, उनको भी बोलने का हक दिया जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट में मोदी जी के अलावा कोई आदमी नहीं बोल सकता और उत्तर प्रदेश में योगी जी के अलावा कोई आदमी नहीं बोल सकता। यदि कोई आदमी या कोई एमएलए बोलने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज को दबा दिया जाता है। मैं एक बात इसमें कहना चाहूंगा कि एक दिलेर जी है जो सांसद हैं हाथरस से, मैंने उनका एक चित्र देखा, एक सवर्ण जात का आदमी बैठा हुआ चाय पी रहा है और वो बेचारे जमीन में बैठे हुए जबकि वो सांसद है जी। तो ये मानसिकता दर्शाती है कि ये सरकार 85% लोगों के अधिकार को मार रही है और 15% लोगों के अधिकार को बढ़ा रही है। आज मैंने देखा अमर उजाला पेपर में आया कि ब्राह्मण और क्षत्रिय जो है, ठाकुर जो हैं, वो जो हाथरस के अगल बगल हैं, वो मीटिंग करेंगे कि बाहर के किसी आदमी को इसमें प्रवेश न करने दिया जाए। साथ ही हम आरोपियों की पैरवी करेंगे। जब इस तरीके की मानसिकता इस गवर्नमेंट के लोगों की है और जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं और जो मुख्यमंत्री है वो इसको सही देता है, अगर वो इस तरह की सही न देता होता तो जिसको हम मानते हैं कि हिंदू हैं, रात में इसका बलरामपुर की घटना हो रेप कांड की, चाहे हाथरस की रेप कांड की घटना हो, दोनों में ही रात में दाह संस्कार नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है आपकी। चूंकि धर्म विरुद्ध प्रक्रियाओं को कोई भी समाज स्वीकृत प्रदान नहीं देता है और जीवन में और जीवन के बाद भी इस प्रदेश में ये पहली स्थितियां बन रही हैं कि जब मृतका के शव को दाह संस्कार के नाम पर पेट्रोल डाल करके जला दिया गया और इस कृत्य की जितनी घोर से घोर भर्त्सना की जाए, जितनी इसकी निंदा की जाए वो कम है। एक ब्यूरोक्रेट, एक आईएएस जिसको बता दें साहब ये देश को चलाते हैं, तो क्या इनको ट्रेनिंग में ये बताया जाता है कि इस तरह के दाह संस्कार किए जाते हैं? आमूलचूल परिवर्तन की जरूरत है समाज में और हमारे जो प्रशासनिक कार्य हैं, सरकारें हैं, उनमें भी जरूरत है, क्योंकि व्यवस्था इस प्रकार की बन गई है कि 85% लोगों के अधिकार को छीन लिया गया है और प्रशासनिक उस पर बैठे गए लोगों में नैतिक मूल्यों का अभाव है। वो तो ये समझते हैं, ऊपर बैठे हुए लोग जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, जो बड़ी बड़ी जातियों से आते हैं,
वो नैतिक मूल्यों का अभाव इस तरह करते हैं कि ये दलित है, पिछड़ा है, माइनॉरिटी से आया आदमी है, या गरीब आदमी है, और गरीब आदमी हमारा कुछ नहीं कर सकता। इस केस में ही देख लीजिए कि साहब वो वहां से आ गई, रिपोर्ट आ गई कि साहब उसके साथ बलात्कार ही नहीं हुआ, जबकि वो लड़की कह रही है, मरते वक्त उसने कहा कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है। और देख ले उसके स्पाइनल कार्ड, पीठ की हड्डी, लीवर, सब कुछ फटा हुआ है, और उसके बावजूद भी वो संघर्ष करती है, और संघर्ष करके बताया उसने कि मेरे साथ क्या हुआ है। उसका जो बताना है वो जाया नहीं जाना चाहिए। निश्चित तौर पे उस बेटी को सैल्यूट है इस देश की तरफ से। हम सब शर्मिंदा हैं कि इस तरह की घटनाएं जब समाज में होती हैं तो हम सबका मन झकझोर जाता है, और हम जिनसे उम्मीद करते हैं कि वो ऐसे समय में सहायता करेंगे, वो लोग ही एक ऐसा कृत्य करते हैं जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं डॉक्टर जावेद अहमद साहब की तरफ। धन्यवाद संजय शुक्ला जी, आपने मुझे बेटियों पर हो रहे जुल्म अत्याचार पर कुछ मन की बात कहने का मौका दिया। तो मैं आप पूरे देश को ही बताना चाहता हूँ जी कि बेटी बेटी है, चाहे किसी की हो। ये देवी रूप है, संसार की जननी है। आज मानव समाज जो दिख रहा है उसके अस्तित्व का प्रमाण है। बेटी सीता है, फातिमा है, मरियम है, कौर है। और अगर हम इसका अपमान कर रहे हैं तो ये कितना बड़ा पाप है कि एक दिन देश की धरती रो पड़ेगी और उसके आंसुओं में भारत विशाल डूब जाएगा। इसकी चिंता, इसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का महाधर्म है, बड़ा धर्म है। अब ये कहाँ से हो रहा है, क्या हो रहा है, इसका क्या, अगर हम नहीं जागे तो आज बेटियां हैं तो कल माँ बहनों के साथ भी ये होगा। इसको लिख लीजिए कहीं। आज हम बलात्कार चिल्ला रहे हैं बेटियों का होता है, कल माँ बहनों का होगा। कौन संभालेगा देश को? अब आइए इसके रीजन, कारण के पीछे हम जाते हैं जी। कि आप कोरोना वायरस देख रहे हैं, एक जाति विद्वेष का वायरस है जिसको कोई नहीं देखा। ये मानव के मस्तिष्क में प्रवेश किया और ये जाति विद्वेष से विकसित मानव जो है राजनीति में चला गया, और उसने देश की पवित्र राजनीति को दूषित करके धर्म जाति के राजनीतिक धंधे में बदल दिया, जिसका परिणाम ये बेटी वाली समस्या नहीं है। देश में अनेक समस्याएं हैं। ये जो आप कह रहे हैं CBI और ये भाई जांच और न्याय, जब सब जाति विद्वेष से विकसित होंगे तो कहाँ न्याय मिलेगा, फैसला मिलेगा, नया निर्णय नहीं मिलेगा, नया निर्णय नहीं मिलेगा, यह आपका मानना है। जरूरत है भारत विशाल को जाति विद्वेष से बचाने की। इसकी पहल कौन करेगा? कौन करेगा? हम सब एक हों, जाति विद्वेष के खिलाफ खड़े हो। इसके लिए मूवमेंट क्या हो सकता है? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, पिछड़े, अगड़े, सब इंसान हैं, सब समान हैं, सब एक अल्लाह के ईश्वर के बंदे हैं, और सब एक ही भारत माँ की संतान है। और सब जब तक सब साथ नहीं चलेंगे, सबको देश की चिंता होनी चाहिए, इस मिट्टी की चिंता होनी चाहिए जिसमें जन्म लिया है और जिसमें हर व्यक्ति मरेगा इसी के गोद में। हम अगर देश की चिंता नहीं करेंगे तो भारत माँ की जय बोलने से क्या फायदा। अच्छा, इस तरह की घटनाओं में समाज की क्या भूमिका और होती है? मुझे बोलने का मौका दीजिए थोड़ा। निश्चित। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बेटियों का जिस दर से बलात्कार और हत्या हो रही है, जिस दर से बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं, अगर उसी दर से स्पीडी ट्रायल किया जाए, उसी दर से फांसी पे लटकाए जाएं, और ये शासन की दखलंदाजी ना हो, लीपोत ना की जाए, तो ज़रूर ये जो बलात्कारी दरिंदे हैं उनकी रूह कांपेगी और पस्त होगी, समाज में कानून के प्रधानता होगी। वरना इस टाइम जो मौजूदा स्थिति है, हमारा प्रजातंत्र राजतंत्र की मुट्ठी में दम तोड़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हुए उत्तम त्रिपाठी जी के पास पहुँचते हैं। धन्यवाद।
इस तरह की जो विभत्स घटना हुई, उसके साथ में इससे ज़्यादा जो विभत्सा हुई, जो उसने एक समाज में लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया कि जिस परिवार, जिस घर में इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, वहाँ पर मृतका के शरीर के साथ में जो घटना की गई, जिस तरीके से दाह संस्कार के नाम पर सिर्फ दाह किया गया, संस्कार नहीं किया गया, क्या ये धर्म विरुद्ध है? क्या ऐसा उचित है? क्या शासन को इस चीज को अपनी संज्ञानता में लेकर के दोषी अधिकारियों को क्या कड़े दंड नहीं देने चाहिए? देखिए, ये जो घटना घटी थी, ये बड़ी शर्मनाक घटना घटी थी, और ये दाह संस्कार के नाम पर तो बहुत गलत किया गया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। दाह संस्कार का मतलब एक सिस्टम से पूरा काम किया जाता है। ये शासन की मंशा के अनुरूप ही कार्य हुआ है। अगर शासन सख्त होता तो इनके अधिकारियों को इतनी हिम्मत नहीं पड़ती कि रात में उसका दाह संस्कार कर देते, वो भी पेट्रोल डाल के। उसके परिवार को नज़रबंद कर दिया गया, बिल्कुल गलत किया गया। इसके मतलब आपके शासन में कमियां थीं, इस वजह से ये घटना, इतनी बड़ी घटना हो गई। बहुत गलत किया गया, नहीं किया, शर्मनाक है। एक तरफ सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं घटित हो रही हैं। ये क्या साबित करता है भाई? इसका मतलब आप शासन करने में बिल्कुल फेल हो चुके हैं। ये तो क्या अपराधियों की शरणस्थली बनता जा रहा है उत्तर प्रदेश? बिल्कुल अपराधियों की शरणस्थली बनता चला जा रहा है। अगर शासन सख्त होगा तो क्या अपराधी की इतनी हिम्मत है कि वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे सके? नहीं दे सकता वो। इसका मतलब तंत्र खोखला है। तंत्र खोखला है, बिल्कुल 100% तंत्र खोखला है। या स्वतंत्र है? नहीं, अब स्वतंत्र ही कहा जाएगा कि सख्ती के साथ आप पेश नहीं कर सकते हैं। आप अपने अधिकारियों की कमान आपके हाथ में नहीं है। यानी एडमिनिस्ट्रेशन का जो तौर तरीका होना चाहिए उससे इतर अलग हट करके, बिल्कुल हट के जा रहा है, हट के जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी को तो पता होगा मैं क्या है कोतवाल ये? हो सकता हूँ पर बोल नहीं सकता हूँ मैं। अच्छा, कोई तो बता दे सर, हमको जरा बता दीजिए। जो बोल सकता है वो बोले। नहीं, कौन, ये क्या चल रहा है, इतना बस बता दीजिए सर, बस इतना सा मुझे बता दीजिए। मैं क्राइम ब्रांच में हूँ, कुछ और चल रहा है। मुझे आई डोंट नो। नहीं, अभी मैं बाहर से हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बोला कि नहीं बॉडी नहीं है। क्या है सर, बॉडी है कि नहीं है? मेरी ड्यूटी यहाँ पर है आप लोगों को इस बताने के लिए कि आप लोग आगे ना बढ़े। बस यहाँ मैं आगे नहीं बढ़ रही हूँ, आप मुझे बता दीजिए क्या चल रहा है। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना आई है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 सर ये क्या चल रहा है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? कितनी डीएम साहब से बात हुई है आपकी? नहीं, बात नहीं सही है। सब लोग जो ड्यूटी है मैडम वही बोलूंगा मैं। मेरी भी ड्यूटी है। क्या चल रहा है? ड्यूटी आपकी बात डीएम साहब से हो चुकी है। डीएम साहब से बात हो चुकी है आपकी। डीएम साहब से बात हो चुकी है। डीएम साहब नहीं है, डीएम साहब यहाँ नहीं है। बात आपकी हो चुकी है डीएम साहब से। मेरी नहीं, कौन सी बात हो गई डीएम साहब से? आपकी हुई है, आप वहीं जा रहे हैं। कौन सी बात हो गई? मुझे आप ही लोगों ने बताया अभी। ये क्या चल रहा है? आप लोग यहाँ खड़े हैं सर, ये क्या चल रहा है मुझे बताइए। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है। संजीव कुमार, मुझे पता नहीं है। मैं क्राइम ब्रांच में इंस्पेक्टर हूँ, ऑफिस में अटैच हूँ मैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गांधी प्रतिमा पर तमीज से बात करिए, तमीज से बात करिए, पढ़ी लिखी है। तमीज आप भी मत खिलाइए। पीछे जाइए, पीछे मैडम, पीछे करना सीखिए। मर्यादा में बात करिए मैडम, ड्यूटी मर्यादा में बात करिए। ड्यूटी करना, आप भी मर्यादा में बात करिए। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में। जबरदस्ती रोक सकते हैं। मर्यादा में बात करिए। आपसे ज्यादा हमें भी बोलने आता है। मर्यादा में बात करिए, मर्यादा में बात करिए। तब से बहुत बड़ी वो है, आकर के मतलब बदतमीजी बात करेंगी आप। अब सही भाषा बात करेंगी। क्यों 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 क्या